नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। काफ़ी सारे कपल और स्पेशल मैरिज एक्ट में बात करने वाले लोग पूछते हैं कि ये नोटिस क्या होता है, नोटिस क्यों जाता है घर पे। जब मुझे कोर्ट मैरिज करना है, पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है, तो घर पे नोटिस जाना क्यों चाहिए। और इंटर रिलीजन मैरिज करने वालों ने कौन सा पाप कर दिया है कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सभी सवालों पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग एडवोकेट विकास पुरी हैं। इनसे बात करेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी बताइए। जी सर, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये किस प्रकार के लोगों के लिए बना है? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो बनाया गया है वो इसी चीज के लिए बनाया गया है कि जब दो धर्मों के लोग आपस में शादी करना हो तो उसमें रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया कि आप बिना रिचुअल फॉलो किए भी आप शादी कर सको। तो ये खास एक्ट जो है मैरिज करने के लिए। जी सर, कुछ क्लाइंट जो बाहर विदेशी लड़की या लड़कों से प्यार कर लेते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, फॉरेन पार्टनर से, तो उस केस में भी क्या स्पेशल मैरिज एक्ट ही लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कभी भी क्या होता है, जब भी फॉरेन पार्टनर से भी शादी करनी होती है तो उसमें भी नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडिया से जो होंगे वो हिंदू हो सकते हैं, विदेश से जो है वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे कॉम्बिनेशन में ही मैरिजेज होती हैं। तो उस केस में भी स्पेशल मैरिज एक्ट ही फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन अगर फॉरेनर जो है वो भी हिंदू है या सेम रिलीजन में है, जो इंडिया में जो पार्टनर है उन दोनों का सेम रिलीजन है, तो आप रिलीजन के हिसाब से भी मैरिज कर सकते हो। ओके सर, तो सर इसमें ड्यूरेशन कितना लगता है, क्या समय लगता है? आप स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 डेज वेटिंग पीरियड मैंडेटरी होता है। जब आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट आपको एप्लीकेशन के लिए जाना है, उसके बाद से 30 डेज वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपको दोबारा जाना होता है। तो ये 30 डेज तो मैंडेटरी होता ही है, प्लस आप और 5 to 10 डेज ऐड कर लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी लेना होता है, सर्टिफिकेट भी आना होता है। तो 30 to 40 डेज। सर, अगर किसी का पार्टनर विदेश में है और वो वहां से बैठे बैठे स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुंबई में ऐसा हो सकता है। मुंबई में अगर आपके पार्टनर विदेश में है, आप नहीं आ सकते, तो फर्स्ट अपीयरेंस के लिए आप वर्चुअली भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपना केवाईसी करा सकते हो। और उसके बाद जो आपको सेकेंड डेट मिलेगी उस दिन आपको अपने विटनेस के साथ में जाना होगा। मुंबई में जो नगर निगम का ऑफिस है वहां पे आपका मैरिज रजिस्टर्ड होगा। सर, बहुत सारे जो इंडियन पार्टनर्स हैं उनको एक चीज की बहुत टेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं एनओसी। तो उस एनओसी को लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ सकता है, कितना स्ट्रगल होता है? एनओसी आप जो पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि फॉरेनर अगर कोई है तो उसको एनओसी लेना होगा, उसको अपनी एम्बेसी से एनओसी लेना होता है। तो एनओसी का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पाकिस्तानी शादी करना चाहे इंडिया में तो उसको होम मिनिस्ट्री का भी परमिशन चाहिए, जो इनेमी कंट्रीज बोले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है, जैसे मान ली यूएसए है या फिर यूरोप से कोई कंट्री है और उनको शादी करना, तो उनकी जो एम्बेसी दिल्ली में है वहां पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो एनओसी मिल जाता है। उसमें मैरिटल स्टेटस लिखा होता है और ये लिखा होता है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इंडियन पर्सन से शादी कर रहे हो तो ईजिली मिल जाता है। नहीं मिले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते वो बन जाएंगे। सर, क्या ये एनओसी उन व्यक्तियों को भी मिल सकती है जो पहले से शादीशुदा हैं और उनका डिवोर्स उनकी कंट्रीज में हो चुका है? हाँ, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी मिल सकता है। एनओसी किसी को भी मिल सकता है, उनकी एम्बेसी अगर देती है एनओसी तो मिलेगा। अगर सर किसी के पास एनओसी नहीं होता तो क्या वो मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में फॉरेन पार्टनर के साथ परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप करवा सकते हैं मैरिज को। जी सर, ऐसा बताया जाता है कि जब एक फॉरेन पार्टनर है, अगर उसको इंडिया में आके शादी करनी है तो उसको 30 डेज यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो क्या ये मैंडेटरी है? जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन 16 है, 17 है, आप इन सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप अप्लाई करोगे मैरिज, चाहे आप इवन मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तब भी और जब आप मैरिज कर रहे हो तब भी, जो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया ना, जो पॉज दिया गया, उस टाइम पीरियड के अंदर आपके घर पे इंक्वायरी हो सकती है, आपको नोटिस भेजा जा सकता है, बहुत सारे प्रोसेस है। तो उस टाइम पे आपको इंडिया में ही रहना है, उस प्लेस पे रहना है जिस प्लेस पे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहा है या मैरिज परफॉर्म हो रहा है। जी सर, अगर एक बार हम मैरिज की एप्लीकेशन लगा देते हैं तो उसके बाद से
जो प्रोसीजर चलता है 30 डेज का नोटिस पीरियड, जिसको वेटिंग पीरियड भी कॉमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, उसके बाद की जो डेट मिलेगी, क्या उस डेट में दोनों पार्टनर्स को आना मैंडेटरी है? बिल्कुल, दोनों पार्टनर्स को भी आना होगा, उनको अपने विटनेस को भी लेके आना होगा। जी, तो सर क्या वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे या जेरोक्स? ओरिजिनल ही लाना होगा, ओरिजिनल। जब कभी भी मैरिज के किसी भी प्रोसेस के लिए आ रहे हैं तो ओरिजिनल लाना होगा, चाहे आपका पार्टनर फॉरेनर है चाहे इंडियन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आना है। जी सर अगर इसी केस में स्पेशल मैरिज एक्ट में हम इंटर रिलीजन, दो डिफरेंट फेथ की बात करें तो उसमें जो फियर क्रिएट होता है, मान लेते हैं हिंदू मुस्लिम है, तो उस केस में उनको एक डर रहता है कि भाई कुछ ग्रुप्स ऐसे ना हो जो उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे होती है सर? सेक्शन 5 स्पेशल मैरिज एक्ट में ये बात करता है और कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप मैरिज को परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो जो नोटिस बोर्ड होता है एसडीएम ऑफिस में, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर मैरिज रजिस्ट्रार या एसडीएम की ये ड्यूटी है कि वो इंटेंडेड मैरिज को डिस्प्ले करेंगे कि ये है कपल और इनकी शादी होने वाली है। तो अगर कोई भी सोसाइटी से कोई अगर व्यक्ति है तो वो उस शादी पे ऑब्जेक्शन करना चाहे सोसाइटी से या फैमिली से, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर इनके सर ऑब्जेक्शन हो जाता है, हाँ, तो उस केस में कपल अपना राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करें? करेक्ट। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑब्जेक्शन करना क्या है, ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हैं, वैलिड ऑब्जेक्शन क्या है जी। जैसे ऑब्जेक्शन ये हो सकता है ये पहले से मैरिड है फिर भी शादी कर रहा है छिपा करके कि मैं मैरिड पर्सन हूँ, या ये हो सकता है कि कोई इस मतलब सपिंडा रिलेशनशिप में हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो और वो मैरिज कर रहे हो। तो ये ऑब्जेक्शन यानी वैलिड ऑब्जेक्शन अगर आप रेज करोगे तो एसडीएम आपके ऑब्जेक्शन को नोट करेंगे और नोट करने के बाद से उसकी हियरिंग होगी। अगर वैलिड ऑब्जेक्शन होगा तो शादी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इनवैलिड होगा कि ये इंटर रिलीजन हो रही है, हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, अगर इंटर रिलीजन मैरिज के बेसिस पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जो लीगली सही नहीं है, तो फिर आपके ऑब्जेक्शन से कुछ नहीं हो सकता, कपल की शादी होगी ही होगी। जी, तो सर जैसे मैरिज का हम प्रोसेस करते हैं उसमें 30 डेज का नोटिस पीरियड, अभी हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के मामले में, हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम जी, अलग अलग इंटर रिलीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं सर। इस केस में सर मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कपल्स की कि भाई उनका देखा जाए कि प्रोसेस करा सकते हैं? 18 ईयर्स लड़की की एज होनी चाहिए, एक 21 ईयर्स लड़के की एज होनी चाहिए, फिर आप मैरिज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर, कुछ केसेस में क्या होता है कि बताया जाता है कि जहाँ के आप हैं वहीं से आपकी मैरिज परफॉर्म की, जैसे एरिया रिस्ट्रिक्शन, डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से फियर होता है पेरेंट्स का और वो शादी नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या किया जाए? देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो जुरिडिक्शन पे पूछ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि आप जहाँ रहते हो, यानी कि जहाँ पे ब्राइड का एड्रेस है या ग्रूम का एड्रेस है, या जहाँ ये ब्राइड और ग्रूम के ही एड्रेस पे हो सकता है, तो उसी जिले में उसी एसडीएम ऑफिस के जुरिडिक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो जी। लाइक मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, साउथ डिस्ट्रिक्ट के किसी एसडीएम ऑफिस के जुरिडिक्शन में आते हैं, तो वहीं पे वो अप्लाई कर सकते हैं। सर तो, क्या अथॉरिटीज में कोई ये ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि तुम्हारा इंटर रिलीजन है तो हम आपकी शादी परफॉर्म नहीं कराएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता ऑफिशियली। और अगर कोई अथॉरिटी ऐसा ऑब्जेक्शन कर रही है, वो बायस है, तो आप उनसे रिजेक्शन मांगिए, आप उनसे ये बोलिए कि भाई आप रिजेक्ट करो फाइल को, और उसको चैलेंज किया जा सकता है। जी सर, उसको चैलेंज करने के लिए हम सर क्या कर सकते हैं? हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में हम 226 में हम रिट पिटीशन फाइल करके हम चैलेंज कर सकते हैं उसको, अपने फंडामेंटल राइट के लिए। मतलब हम लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर एक मेरा क्वेश्चन और है कि जब कपल्स शादी कर लेते हैं इंटर रिलीजन या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में, उसके बाद उनको प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, लीगली मैरिज हो चुकी है, और अगर आपको कोई पेरेंट्स या सोसाइटी या कोई भी व्यक्ति आपको थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, आपको फोन पे कुछ बोल रहे हैं, या आपके घर परिवार पे आपके जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे आ गए हैं, आप सिंपली उस ऑडियो को रिकॉर्ड कीजिए या वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसको पुलिस में दिया जा सकता है, पुलिस को एक्शन लेना होगा। इसमें डायरेक्ट एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कपल को प्रोटेक्ट करें, और अगर फिर भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो वी कैन गो टू द हाई कोर्ट, एंड अगर वहाँ से हमें नहीं कुछ रिलीफ मिलता है, वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी फियर की जरूरत नहीं है। बस केवल ये है कि आप जब शादी कर रहे हो तो लड़की को बहका करके, वो इनोसेंट है उसको बहका करके आप शादी मत करो। आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन छिपा के शादी मत करो। जैसे आप मुस्लिम हैं, लेकिन अब जैसे अभी लखनऊ का एक मामला आया है जिसमें वो कई लड़कियों से
जो लड़का था वो बात कर रहा था, सारी लड़कियां हिंदू थी और उन सारे लड़कियों से जो बात कर रहा था उसमें से कई से बहुत सीरियस मैरिज के बारे में बातचीत हो रही थी। तो वहां पे दिखता है कि आपका इंटेंशन सही नहीं है। तो इसलिए ऐसी अगर कोई बात नहीं है तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप अगर सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो कोई इशू नहीं होगा। सर कुछ लोगों के मन में ये फियर होता है कि अगर मैं लीगली भी शादी कर लूं तो ये लव जिहाद का मुद्दा ना बन जाए, तो उससे कैसे बचाएं? देखिए, लव जिहाद का मुद्दा कैसे बनेगा? आपने शादी कर लिया, शादी करने के बाद से कोई कंप्लेंट होगा तभी होगा। हालांकि कंप्लेनेंट फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जी। मान लीजिए कि लड़की के फादर ने कंप्लेंट किया है, उसके बाद से लड़की का स्टेटमेंट 183 BNSS में होगा। जब 183 BNSS में स्टेटमेंट होगा तो वहां पे लड़की का स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है जी। अगर उसने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ जी मुझे बहलाया फुसलाया गया था, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, लव जिहाद का मुकदमा हो सकता है जी। और अगर वहां पे स्टेटमेंट ये है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ में रहना है, मैंने लीगली शादी किया है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी सर। सर इसमें स्टेटमेंट में भी एक इशू आता है कि लड़की और लड़के के मन में एक डर होता है कि पुलिस के पास हम नहीं जाना चाहते स्टेटमेंट देने के लिए, क्या वो डायरेक्ट कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे सकते हैं? कभी भी CRPC में 164 में होता था, BNSS में 183 में होता है। कभी भी जब आपको ये स्टेटमेंट देने होते हैं तो पुलिस के थ्रू ही ये स्टेटमेंट ये होते हैं जी। तो इसलिए नॉर्मली आपको पुलिस के थ्रू ही कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर डर लगता है तो किसी एडवोकेट को साथ में कर लें, उनको हायर कर लें, उनके साथ चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की, इंटर रिलीजन इसका जो सेक्शन है सर, इसमें कुछ किसी तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं। जैसे हम हाल ही में देख रहे हैं कि लोग क्या करा रहे हैं कि पहले उनकी रिचुअल मैरिज करा के फिर उसको 1 दिन का 2 दिन का वादा करके शादी करा देते हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, इसमें फ्रॉड, इसको अब मैं बहुत टेक्निकल आपने सवाल पूछा, ये समझने की जरूरत है। जी। तो शादी जो हुई है, रिचुअल परफॉर्म करा दिया। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को भी पढ़ेंगे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है। तो मान लीजिए कि आप 2 धर्म के लोग हैं, एक ने कन्वर्ट किया, फिर दोनों ने एक ही रिचुअल से परफॉर्म कर लिया मैरिज को, उसके बाद से अप्लाई किया स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपीयर हुए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया और उसके बाद से 30 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया। यहां तक सब कुछ ठीक है जी। इसमें गलत यह है कि जो 30 दिन के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, उस पूरे 30 दिन के दौरान आपको उसी प्लेस पे रहना जरूरी है जी। अगर आप उस प्लेस पे नहीं रहोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्रोसेस के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जी सर। तो सर कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि भाई क्या वो इस 30 डेज के नोटिस पीरियड को स्किप करके जल्दी सर्टिफिकेट ले सकते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी क्लियरिटी मुझे दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।